आज हमारे साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से आने वाले एक प्रगतिशील किसान मदन लाल जी जुड़े हैं, जो कि पिछले 25 सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। वही ये पिछले 6 सालों से लगभग अपनी पूरी जमीन पे जैविक खेती कर रहे हैं और इसे शानदार मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज की चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे, सफलतापूर्वक जैविक खेती करने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, सफलतापूर्वक जैविक खेती कैसे की जा सकती है। तो मदन लाल जी, सबसे पहला आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले सभी किसानों को और जो अधिकारीगण बैठे हैं उनको मेरी तरफ से, मदन लाल जी की तरफ से सभी को नमस्कार। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से एक किसान जो जैविक खेती कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से। जी मदन लाल जी, अभी जो जैविक खेती करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया। सर देखिए, जो पेस्टिसाइड है ने आज के टाइम में हमारे देश की खराब कर रखा है। बहुत सी बीमारियां फैल चुकी हैं, हर बीमारी के पीछे पेस्टिसाइड का ही हाथ। तो एक ना एक दिन ये ऑर्गेनिक की तरफ हमारे को आना ही। जी मेरी बात सुन रहे क्यों हो नहीं। आप? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जैविक की तरफ तो आना ही पड़ेगा, जैविक के बिना नहीं सर नहीं पार पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से ही सब कुछ है। जी। अच्छा, अ, वैसे तो जैविक खेती से अभी बहुत सारे जो हमारे देश के किसान है उससे परिचित नहीं है, क्योंकि वो अभी रासायनिक और जैविक को मिलाकर ही साथ में चलते हैं। तो यदि कोई किसान जैविक खेती करता है और आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो जैविक खेती के लिए खेत की तैयारी सर्वप्रथम कैसे करते हैं। आपका आवाज बंद है। हेलो। जी हाँ, अब आ अभी रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, सबसे पहले अपने खेत को गहरा जोतना पड़ेगा हमारे, जैविक खेती करनी है तो जी। सबसे पहले कि अपने खेत की गहरी जुताई करनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें कम से कम 10 टन प्रति बीघा के हिसाब से गोबर की खाद, चाहे गाय की हो चाहे भैंस की, गाय की मिल जाए तो सबसे बेटर रहेगा, उसको डालना पड़ेगा। दस और टन प्रति बीघा। हाँ जी, जी। ठीक है। इसके बाद। इसके बाद उसकी दोबारा से जुताई करनी पड़ेगी गोबर डाल के, और उसके बाद उसमें पानी से उसको सिंचित करना पड़ेगा। जी। के बाद कोई भी फसल है, चाहे गेहूं की है, चाहे प्याज की है, चाहे लहसुन की है, उसको हमारे को लगाना पड़ेगा, चाहे आलू की है। जी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि इस समय के जो बीज आए हैं, जो विकसित किए जा रहे हैं, वो पूरे मतलब हाइब्रिड है लगभग, और उनको मतलब क्या चाहिए कि जो फर्टिलाइजर है ज्यादा चाहिए, तब उनसे प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं। देखिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ भी और नहीं भी हूँ, जी। क्योंकि फर्टिलाइजर के सहारे से आप एक बार प्रोडक्शन ज्यादा ले सकते हो। जी। एक साल ज्यादा लोगे, अगली बार फर्टिलाइजर उससे भी ज्यादा डालना पड़ेगा अपने को। ठीक है। और उससे अपनी जो जमीन है वो एक दिन बंजर हो जाएगी। ठीक है, जैविक खेती करेंगे हम, ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, अपने जैविक की खेती करेंगे तो उसमें धीरे 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 प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। पहले साल 2 साल कम होगा प्रोडक्शन उसमें, ये बात नहीं है भी आप पहले साल ही ऑर्गेनिक जितना प्रोडक्शन प्राप्त कर लोगे, ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे 2 साल बाद बराबर आ जाएगा दोनों का प्रोडक्शन, चाहे वो जैविक है चाहे ऑर्गेनिक।
जैसे कि आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य बिंदु है, गेहूं की जैविक खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, तो हमें जानने की कोशिश करेंगे कि यदि यदि जैविक विधि से गेहूं की खेती करते हैं तो आप उस दौरान गेहूं की किन किस्मों की खेती करते हैं? अपने सबसे ज्यादा जो गेहूं की बुआई कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1482 के गेहूं की। 1482, 303 और 28 कामन। ठीक। क्योंकि चौदह तो सौ इसका बयासी जी वो खाने में सबसे बेस्ट है। जी। तो अभी इसका जो मतलब जो प्रोडक्शन हो जाता है वो कैसे हो जाता है प्रति बीघा? इसका प्रोडक्शन सर पहले 2 साल में तो आया था कम, बिल्कुल कम, यानी कि 7-8 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से। लेकिन धीरे अ- धीरे 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 जैसे जमीन उसकी आदी हो गई, वैसे 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 अब इसका प्रोडक्शन 12 से 13 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से आ रहा है। जी। अच्छा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैविक विधि से खेती करने के लिए सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बीजोपचार कैसे करते हैं? अच्छा, जो बीज है उसका उपचार आप बोल रहे हो ना, कैसे करते हैं? जी जी, हाँ, कोई भी, बुआई से पूर्व। हाँ कोई भी बीज है, चाहे गेहूं का है, चाहे है अपने लहसुन का लगा लो, चाहे किसी चीज का भी बीज है, उसको ट्रीटमेंट करने का बिल्कुल आसान तरीका और बिल्कुल मुफ्त का तरीका है। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा, अपना थोड़ी सी मेहनत लगेगी। उसके क्या है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देसी गाय का जो मूत्र होता है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। देसी गाय का मूत्र लेके उसके साथ उस बीज को कोटेड करेंगे और उसकी बुआई करेंगे। जी। उसमें इसके कोई बीमारी नहीं पनपेगी। अच्छा, इसके अलावा भी उसमें कुछ मिलाया जाता है या सिर्फ गौमूत्र से ही मतलब उपचार कर देते हैं आप? वो मूत्र से सबसे बढ़िया है। ठीक। आमतौर पे ट्राइकोडर्मा हुआ, नीम की पत्तियों हुआ, इन सब से भी तो किसान करते वो हैं। तो ऐसे ही अपन डालते ही हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो ट्राइकोडर्मा हो गया, नीम की पत्तियां हो गई, या लस्सी का छिड़काव हो गया वो। जी। अच्छा, आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैविक खाद को आप कैसे तैयार करते हैं? मेरा सवाल आपसे इसलिए है कि साल में लगभग 3 फसलें किसान लेते हैं, हाँ और खाद को सड़ने में लगभग 1 साल, आमतौर पे देखा जाए तो पकने में उसको लगभग 1 साल लग जाता है। तो हाँ आप जो उस है, हाँ, तो उसके लिए आप मतलब आप अपने जैविक खाद को कैसे तैयार करते हैं ताकि आपको साल में मिलता रहे और आप उसका इस्तेमाल करते रहेंगे फार्म में? बहुत अच्छा सवाल किया है विवेक जी आपने। इसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया है वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद जिसको बोलते हैं। अभी ये जो आपने बोला है गोबर की खाद, ये 10 टन तक बोली है मैंने 1 बीघे में। और उसी 10 टन की खाद को अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाकर डालें खेत में, तो उसकी बहुत कम मात्रा खेत में डाली है। उसके लिए अपने को वर्मी कंपोस्ट की ओर जाना पड़ेगा, केचुए ले आने लाने पड़ेंगे और केचुए से उस खाद को तैयार करना पड़ेगा। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए अपने को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जाके हॉर्टिकल्चर विभाग में, जा किसी किसान के पास आइए या मेरे पास आइए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और आपको शेड बनाना पड़ेगा, उसमें आपको केंचुए ला के छोड़ने पड़ेंगे। वो उस गोबर की खाद को गला सड़ाकर 45 दिन के अंदर पूरी बिल्कुल कंपोस्ट बना देंगे। उसका छिड़काव आपको खेत में बाद में करना पड़ेगा। ठीक। तो आपका ये जो मतलब खाद है 45 डेज में रेडी हो जाता है? हाँ जी। तो तो यदि ये जो केचुआ खाद जो बनाते हैं तो उसमें मतलब कितने अवशिष्ट से कितना खाद बन जाता है? उसमें वही है सर, जितना अपशिष्ट डालेंगे खाद तो उतना ही बनना है उसमें। उसने कोई खाना खुद ने खाना नहीं है। अपने जैसे 1 टन डाला है तो उसको सूखने के बाद उसमें मॉइस्चराइजर कम हो जाएगा, लेकिन वो खाद तो उतना की उतना ही रहेगा उसमें। जी। उपजाऊ तो जी, रहेगी। हाँ। तो अच्छा, एक सवाल ये था कि यदि जैविक खेती कर रहे हैं तो आपके पास कितने पशु मतलब होने चाहिए, और बीघे के हिसाब से बात करें तो? बीघे के हिसाब से अगर बात करें तो 1 बीघे के लिए अपने पास अगर 2 गायें हैं
तो बहुत ज्यादा है वो। दो अच्छा, गांव गाय का गोबर अगर हम इकट्ठा करके उसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करें तो हमारे को बहुत है। तो अभी एक आपके पास गाय कितने पशु हैं? इतना गौमूत्र देते हैं। एक गाय हमारे को इतना गोबर और गौमूत्र देती है, अगर साल भर हम उसको इकट्ठा करें तो उससे 1 बीघे की आराम से खेती कर सकते हैं जैविक रूप में। जी। तो अभी आपके पास कितने पशु हैं जो जैविक आप खेती कर रहे हैं, या फिर कहीं और पे आश्रित हैं आप? नहीं नहीं, हमारे पास ज्यादा पशु नहीं है, हमारे पास तो कम से कम 10 पशु हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और हम 10। आसपास के पड़ोसियों से गांव में से, गांव में बहुत पशु होते हैं, हर घर में 2-3 पशु मिल जाते हैं, तो उनसे जो ये गोबर है लेकर कंपोस्ट बनवाते हैं उसका। तो ये जो 10 पशु हैं आपके देसी नस्ल की सारी गाय हैं? नहीं, इसमें कुछ भैंसे हैं कुछ गाय हैं। 4 भैंसे हैं, बाकी 6 गायें हैं। थार पारकर गाय, थार पारकर है? पार पार कर नहीं है, ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे हम। नॉर्मल देसी गाय है, साहिवाल समझते हो जो, वो गाय है। जी। नहीं, आपके यहाँ राजस्थान में थार पारकर काफी, मतलब। हमारे यहाँ सूरतगढ़ जो हमारी को तहसील लगती है वहाँ नजदीक है हमारे यहीं पे, वो थार पार्क गाय जो मेरे ख्याल में पता नहीं कितने में बिकी थी, वो यहीं फार्म है प्रजनन के अंदर, वहीं पे बिकी थी वो थार पार्क गाय। ओके। अच्छा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो उसमें रोग और कीट लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो बिल्कुल आप जो बिल्कुल। है जैविक कीटनाशक कैसे तैयार करते हैं ताकि आपकी फसल की सुरक्षा अच्छा हो और अधिक उपज मिल सके? हाँ, आपका मतलब है कीट नियंत्रण के लिए भी जैविक खेती में हम क्या कर सकते हैं। जी। के लिए सब देखिए अपने को, जैसे हो गया नीम हो गया, नीम की पत्तियां होगी, अकड़ा हो गया, अकड़ा आप समझते ही होगे, आक बोलते हैं जिसको कई लोग। जी। नीम, आक, लस्सी होगी, दूध में से घी तो निकल जाता है, उसके बाद जो लस्सी बचती है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम में आती है। इन चीजों को एक ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी में, नीम के पत्ते हो गए, तुम्बे की बेल होगी, तुम्बा हो गया, अकड़े के पत्ते हो गए, और कुछ मात्रा में लस्सी अगर डाल के इनको 1 महीने के लिए रख दें और इनका छिड़काव करें, तो हमारे पौधों पर कोई भी कीट प्रभावित नहीं होगा। अच्छा, और उपज इससे अच्छी मिल जाती है? हाँ जी। अच्छा, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जैविक खेती में आप जो है, जो सिंचाई है, वो मतलब उसका रोटेशन कैसा होता है? जो रासायनिक तरीके से खेती करते हो उसी तरह रोटेशन होता है, मतलब शुरुआत के 1 महीने, मतलब 20 से 22 दिन के बाद आप सिंचाई करें गेहूं में, या फिर कुछ हाँ, अलग होता है? नहीं, पानी की मात्रा तो वैसे ही चाहिए। जी। हमारे जहाँ जैसे नहरों का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, तो सिंचाई का माध्यम तो वही है हमारा। बाकी जिनके पास नहीं है, पानी की कमी है, वो फुहारा सिस्टम ले सकते हैं, ड्रिचिंग सिस्टम लगा सकते हैं, वो उनका अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ कुएं का पानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, अ, जैविक खेती में मतलब वो आमतौर पर गेहूं की फसल में तो खरपतवार वगैरह नियंत्रण करने के लिए मैनुअल विधि तो नहीं अपनाई जाती, निराई गुड़ाई तो नहीं होती है, लेकिन मैं आपसे जानना इसलिए चाहता हूँ कि जैसे कि पशु क्या है, बहुत सारी चीजें खाते हैं, वो चीजें जो है गोबर खाद में भी आता है, और उससे हम्म। मतलब जब आता है खेत में तो उसमें उगने की संभावना बढ़ती है। तो मैं आपसे हाँ, जानने की कोशिश करूंगा कि मतलब किस तरह के खरपतवार उगते हैं, यदि उगते हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? उसके लिए तो देखो सर, अपने मेहनत तो जरूरी है हर काम के लिए। गेहूं में होता है ज्यादातर बथुए की मात्रा आती है, या गुल्ली सिट्टा होता है एक, वो आता है। तो उसके लिए या तो पर अपने को हैरो का प्रयोग करना पड़ेगा गेहूं में, ट्रैक्टर द्वारा हैरो लगाएंगे तो वो निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो हाथ की सहायता से निकालेंगे या कसीए की सहायता से निकालेंगे। इसके लिए यानी कोई आप ज्यादा अपने। मल्चिंग का उपयोग करते हैं आप? हाँ। जी। अच्छा, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि जैविक और रासायनिक में क्या है कि
जैविक में थोड़ी सी संभावना रोग की रहती है, ज्यादा रहती है, क्योंकि आसपास का अगर किसान है, अगर वो नहीं खेती कर रहा है जैविक विधि से, तो और ज्यादा संभावना रहती है। तो यदि मतलब अच्छी देखभाल करने के लिए आप किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, ताकि जो गेहूं का जो पौध है वो अच्छा रहे और आगे जाके उसमें अच्छी बलिया आए और अच्छा अनाज निकले। इसके लिए देखो, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 20 लीटर लस्सी लीजिए। लस्सी आप समझ रहे होंगे, छाछ जिसको बोलते हैं। जी जी। उसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन, उसको डाल के उसको हिला दें, और उसको 1 महीने तक उसी ड्रम में पड़ा रहने दो, और 5-4 दिन के बाद हिलाते रहो। वो जो हमारा 200 लीटर का घोल बनेगा ना, उसको हम 20 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। उसके करने से ना तो तेला आएगा ना चेपा आएगा फसल पे, और एक तरह का उसको पूरा खुराक मिल जाएगा। अच्छा। हम्म। अच्छा, जैविक विधि से खेती यदि करते हैं, तो जैसे कि आमतौर पर रासायनिक तरीके से किसान खेती करते हैं, अगेती होती है, पछेती भी होती है, कुछ मध्य की भी होती है। तो जैविक विधि से यदि कोई किसान खेती कर रहा है, तो उसको कब खेती करनी चाहिए गेहूं की? देखिए, फसल तो कोई भी है उसको टाइम पे ही बोना चाहिए, चाहे वो गेहूं है, चाहे आलू है, चाहे प्याज है। अगर पछेता होगा तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। जी। तो आप जो है अभी अगेती करते हैं गेहूं की खेती, या पछेती, या जो मध्य में? वो जैसे खेत खाली हो जाता है वैसे की वैसे बुआई हो जाती है। अभी ज्यादातर खेत में गेहूं की बुआई हो चुकी है, कुछ प्याज लगा रखा है, कुछ लहसुन भी लगा रखा है हमने अब की बार। तो इसका भी देखते हैं आगे क्या रिजल्ट। जी। तो आपकी जो फसल है वो लगभग कितने दिनों में रेडी हो जाती है? गेहूं की सब, जी हाँ, जैसे आपने बताया कि 1482 की आप खेती करते हैं गेहूं की। गेहूं की जो वैरायटी है वो लमसम सभी वैरायटियां 140 से लेके 150 दिन में तैयार हो जाती है। कोई वैरायटी 140 दिन में तैयार हो जाती है, कोई जो लंबी वैरायटी है वो 150 से 55 दिन में तैयार। जी। अच्छा, जैसे कि इसका प्रोडक्शन आपने बताया कि इसे 12 से 14 कुंटल तक, मतलब तो आपने अभी तक हाईएस्ट प्रोडक्शन कितना लिया है प्रति बीघा? हमारे पिछली बार हाईएस्ट प्रोडक्शन निकला था 14 क्विंटल। वो एवरेज नहीं पड़ा था, किसी बीघे 1 बीघे का निकला, 1-2 बीघे का निकला। अच्छा। जिसकी अच्छी देख रहे, कोई कोई मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ है, कईयों में थोड़ा ज्यादा उपजाऊपन आ जाता है जिसमें ज्यादा खाद डल जाती है, उसके हिसाब से तो ये हाईएस्ट प्रोडक्शन था आपका 14 कुंटल? 14 क्विंटल। जी। अच्छा, आप जो आपकी जो जैविक गेहूं है, इसको आप हाईएस्ट अभी तक कितने रुपए किलो तक बेच चुके हैं? इसको 65 से 70 रुपए किलो तक दे चुके हैं हम, और पर एवरेज क्विंटल। और औसतन जो है कितने रुपए किलो तक बेच देते हैं? औसतन 60 रुपए से ऊपर ऊपर। और इसको आप कहाँ बेचते हैं? ये तो सर अपने आप ले जाते हैं लोग, इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी चीजें जो होती है ना, ये जो एक बार लेके जाएगा वो यहीं पे आएगा दोबारा। घर से मतलब लोग और किसान आके लेके जाते हैं? कई मंडी में है, कई सेठ वगैरह हैं जिनके साथ हमारा लिंक कांटेक्ट है, वो हमारे से लेके आगे पैकिंग करके खुद बेचते हैं अपना ब्रांड लगा के। ओके। तो आप पिछले 6 सालों से खेती कर रहे हैं, तो क्या आपने कोई अपना खुद का ब्रांड कोई बनाने के बारे में सोचा है कि बनाया है? नहीं बनाया। आप आगे, किसी। जी। आगे की सोच रहे हैं, हो सकता है अपना मार्केट में गेहूं की बजाय सीधा आटा आ जाए अपने ब्रांड। जी। अच्छा, आप किसी एफपीओ से भी कोई कनेक्टेड हैं आप? नहीं सर, मेरे अभी तक किसी एफपीओ से कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। देखेंगे तो आप देश की अलग अलग जो केंद्र सरकार के अलावा, केंद्र सरकार की तो वैसे है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अलावा भी राज्य सरकारें भी हैं जो अलग अलग माध्यम से जो जैविक खेती किसान कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रही है। तो क्या आपको किसी तरह कोई सब्सिडी योजना का लाभ मिला है? नहीं, अभी तक तो किसी से कोई लाभ नहीं मिला हमारे को। जी।
अच्छा, एक तो रही गेहूं की बात, और एक सवाल आपसे ये था कि ये प्रति बीघा जैविक विधि से खेती करने पे लगभग आपकी लागत कितनी आ जाती है? लागत देखो सर, इसमें अपने जो पेस्टिसाइड है उससे कम आएगी। लगभग कितनी आ जाती है, लगभग? लगभग तो देखो सर, गोबर है वो अपने घर का है, और जो स्प्रे करते हैं नीम हो गया, अकड़ा हो गया, इसमें कोई अपने को कोई पैसा तो देना नहीं है। अपनी मेहनत है सर इसमें बस। जी। तो बीज अपना घर का ही डालते हैं हम, अब बाजार से लेके नहीं आते कोई भी है। अच्छा, अ, आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, और तो मैं आपसे अगला सवाल मेरा और ये आखिरी सवाल रहेगा कि आप अपने अनुभव के आधार पर जो भी कृषि ज्ञान के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, जो आपको इसमें लोग देख रहे हैं, उनको आप जैविक खेती को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मतलब किसी खेती कितनी लाभकारी है, क्यों लाभकारी है, किसानों की खेती करनी चाहिए कि नहीं खेती करनी चाहिए, करनी चाहिए यदि क्यों करनी चाहिए? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया विवेक जी। और मैं एक सवाल के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी मेरे को देख रहे हैं, मैं उन सभी किसान भाइयों को यही बात बताना चाहूंगा। आप एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके जैविक खेती की तरफ आओ। इसी में हमारा भलाई है, इसी में हमारा फायदा है। अभी आपके पास 10 बीघा जमीन है तो उसमें कम से कम 1-2 बीघा अपने घर के लिए तो जरूर जैविक खेती करें आप। अपने बच्चों को तो जहर मत खिलाएं आप। धीरे धीरे करके 2 से 4, 4 से 6, धीरे धीरे करके भी ऐसे खेती करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप जैविक हो जाएगा। हमने भी सबसे पहले 2 बीघे में जैविक गेहूं बोया था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें प्रोडक्शन भी बहुत कम हुआ था उस साल में। अब तो बताने वाले बहुत डॉक्टर साहबान हैं, लोग हैं जिनके पता, फोन करो सब कुछ कुछ पता चल जाता। उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता चलता था इसके बारे में। तो मेरी तो यही राय है, कोई है चाहे छोटा किसान है कोई बड़ा किसान है, कम से कम अपने खाने के लिए जो भी गेहूं है, कम से कम 1 बीघा एक बार बोए आप। उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा अब इसमें प्रोडक्शन कितना को कम हुआ है। अगर वो प्रोडक्शन कम होगा तो वो बिकेगा महंगा। कम से कम अपने बच्चों के लिए तो वही गेहूं खिलाएं, कोई सब्जी है कुछ भी है। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, आप कहो तो मैं आप सबको दिखा सकता हूँ, मैंने अपने घर के लिए सारी सब्जी अपने खेत में लगा रखी है। जी, उसमें दिखा सकते हैं आप, यदि हाँ, चाहे आप इंटरेस्टेड है तो। खेत में बैठा हूँ मैं। जरूर। जी। तो आज की जो हमारी जो चर्चा है वो काफी सारगर्भित रही है, और जैसे कि मदन लाल जी ने जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताया, और यदि इससे कोई जुड़ा हुआ आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।